जय स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 55-12 की एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है, किन किन बच्चों को टाइपिंग स्किप करना चाहिए उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा बीपीओ 1468 में क्या ओबीसी की कट ऑफ वाकई में हाई जाने वाली है, जो बातें चल रही उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा क्या जा सकती है बीपीओ 1468 की फाइनल कट ऑफ। इसके अलावा बीपीओ और एजीटीए के बच्चों का क्वेश्चन था कि क्या एनओसी क्या होती है, इसके बारे में भी इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा प्रोविजनल क्या होता है, इस पर भी बात करेंगे। पुलिस वेरिफिकेशन डीबी में कैसे होगा, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो एज प्रूफ होता है वो कौन से सर्टिफिकेट से पता चलेगा, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे मुझको फॉलो करने के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट 55-12 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात है कि जूनियर असिस्टेंट 55-12 की टाइपिंग लगी हुई है। अब कुछ दिन और बचे हैं जहां पे उसके बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। नो डाउट है, देखिए टाइपिंग में अभी सब लोग कह रहे हैं ना, जितना आसान टाइपिंग को लोग ले रहे हैं उतना आसान टाइपिंग होती नहीं है। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट 55-12 की। अब इसमें देखिएगा लगभग 40% बच्चे बाहर हो जाएंगे, 40 से 50% बच्चे टाइपिंग में ही छट जाएंगे जूनियर असिस्टेंट 55-12 की भर्ती में। हालांकि अब 55-12 सीटें रहने गई हैं, टोटल सीटें आपकी जो है घट के हो गई है 5370 के आसपास। ये आपकी टोटल सीट है इस समय प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, तो टाइपिंग में लगभग मान के चलिए 40 से 50% बच्चे जरूर छटेंगे, जितनों को भी टाइपिंग के लिए बुलाया गया है उसमें पक्का है। और ऐसा नहीं है कि 40% बच्चों के मार्क्स खराब होंगे। ठीक है, इसमें बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो 60 प्लस पा रहे होंगे या 65 प्लस पा रहे होंगे, वो भी आपका हो सकता है टाइपिंग में छट जाए, क्योंकि टाइपिंग में कोई फिक्स नहीं है। टाइपिंग आपके ये जो रिटन एग्जामिनेशन होता है उसके बेसिस पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, रिटन में आप कितना भी मार्क्स पा लीजिए, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं है तो आपका छटना तय है। तो बहुत से बच्चे होंगे, इवन आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वहां पे भी आप बच्चों से बात किए होंगे, तो बहुत से बच्चे होंगे जो 60 प्लस पाए होंगे, 59 प्लस पाए होंगे, लेकिन वो जो टाइपिंग है उनकी स्पीड नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो ये जो 50% या 40% बच्चे टाइपिंग में पक्का छटने वाले हैं, और उसमें जरूरी ये नहीं है कि कम मार्क्स वाले छटे, ज्यादा मार्क्स वाले भी छट सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो एक्सपेक्टेड हम कट ऑफ उम्मीद कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट 55-12 में, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है आपकी हो सकती है 55 से 57 तक। ठीक है, 55 से 57 तक आपकी फाइनल कट ऑफ जा सकती है जूनियर असिस्टेंट 55-12 की। ठीक है, इसके अलावा जो ओबीसी कैटेगरी है, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी का 53 से 55 नंबर जाने की उम्मीद है। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी का 53 से 55 नंबर। इसके अलावा बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 51 से 53 नंबर जाएगा। ठीक है, एससी कैटेगरी की अगर आप बात करें तो 41 से 43 नंबर जाने की उम्मीद है, एक्सपेक्टेड है कि इतना जाएगा। एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी की 35 से 37 नंबर जाएगी। देखिए, क्योंकि सीटें तब भी अगर सीटें कम हुई तब भी अच्छी खासी सीटें हैं, और टाइपिंग में मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि कम ही मार्क्स वाले छटे, अच्छे मार्क्स वाले भी छटेंगे। जितने अच्छे मार्क्स वाले छटेंगे उतना नीचे वाले बच्चों को मौका मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात कर ले फीमेल कैटेगरी की, तो फीमेल कैटेगरी की आपकी कट ऑफ होगी 44 से 46 के बीच में। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ है जूनियर असिस्टेंट 55-12 की। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट 55-12 की एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ हो सकती है। ठीक है, तो आप टाइपिंग पे फोकस कीजिए। आपके नंबर भले कम है या आप एकदम बॉर्डर पे भी हैं और क्वालिफाइड है, तो आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कीजिए। टाइपिंग अगर आपकी निकल गई तो नो डाउट है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि आपकी भी होने के सिलेक्शन में चांसेस हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दूसरी की, आप में से जो बंदे, जो भी व्यक्ति जो किसी अन्य जॉब में सेम ग्रेड पे पर है, अगर सेम ग्रेड पे अगर आप हैं किसी भी दूसरे जॉब में, तो आप प्लीज जूनियर असिस्टेंट 55-12 की टाइपिंग को स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, इससे होगा क्या कि जो बच्चे जिनके पास जॉब नहीं है उनको मौका मिल जाएगा, उनकी जॉब लग सकती है। तो आपके एक एक कदम से किसी को बहुत ही बेनिफिट मिल सकता है। तो जो सेम ग्रेड पे है या किसी सेम पोस्ट पर है, तो वो प्लीज अपना टाइपिंग को स्किप जरूर कीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है बीपीओ 1468 का। ठीक है, इस समय सबसे ज्यादा हल्ला इस पर है कि बीपीओ जो 1468 है उसमें जो ओबीसी है
उनकी सीटें भी कम है और सीटें कम होने की वजह से उनकी कट ऑफ भी काफी हाई जाने वाली है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, क्योंकि देखिए यूआर कैटेगरी की अगर आप वैकेंसी में बात करें 1468 में, तो अनरिजर्व कैटेगरी की लगभग 839 सीटें अवेलेबल है। ठीक है, 839। वहीं अगर बात करें ओबीसी की, अदर बैकवर्ड क्लास की, तो ओबीसी की जो सीटें अवेलेबल है वो 139 है। ठीक है, 139 है। जबकि आप बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस जैसी जिसमें 10% रिजर्वेशन लगता है, उसकी 117 सीटें हैं। इवन एससी की बात करें तो एससी की जो ओबीसी से कम इनका भी परसेंटेज होता है रिजर्वेशन का, तो उनका 356 है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? ठीक है, ये ऐसा क्यों है कि इस ओबीसी की जो अच्छी खासी रिजर्वेशन परसेंटेज है पर उनकी सीटें कम है? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए जो रिजर्वेशन नियम होता है वो आपके टोटल पोस्ट पर लगता है। तो टोटल पोस्ट कौन सी होती है? टोटल पोस्ट वो होती है जो आपके डिपार्टमेंट की है। ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर वीपीओ डिपार्टमेंट में जितने लोग काम कर रहे हैं और जितनी सीटें खाली हैं उन सबको मिलाएंगे तो उसे टोटल पोस्ट माना जाता है। ठीक है, यानी जो अधिकारी ऑलरेडी उस पोस्ट पर काम कर रहे हैं बीपीओ में और जितने सीटें वैकेंट है वो टोटल जोड़ी जाती है और उन्हें टोटल पोस्ट माना जाता है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का। और उसके बाद उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में उसके अकॉर्डिंग सीट का डिवीजन होता है, जो भी आपका रिजर्वेशन परसेंटेज है, एससी का अलग, एसटी का अलग, ओबीसी का। अब ऐसा हो सकता है कि जो बीपीओ की भर्ती है, बीपीओ में ओबीसी में आपके ज्यादातर लोग कार्य कर रहे हो। ठीक है, कार्य कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है जो टोटल पोस्ट है आपकी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट यानी बीपीओ में जो टोटल पोस्ट है उसमें सबसे ज्यादा कैंडिडेट प्रेजेंट टाइम में जो वर्क कर रहे हैं वो ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, इस वजह से उनकी सीटें कम है। ठीक है, तो इसका कोई भी लेना देना नहीं होता है 1468 पोस्ट से, इसका सीधा साधा लेना देना होता है आपके डिपार्टमेंट के टोटल पोस्ट से, उस हिसाब से इसका निकलता है। बहुत लोग क्लेम करते हैं ये तो रिजर्वेशन फॉलो नहीं हो रहा है, तो एक्चुअली में रिजर्वेशन ऐसे फॉलो होता है टोटल पोस्ट में, ना कि जो भर्ती आती है उसको लेके फॉलो होता है। ठीक है, ये रूल है, ये आप आज से जान लीजिए। कभी इन फ्यूचर में कोई ऐसा है कि ऐसा हो रहा है ओबीसी की सीट ज्यादा है, यूआर की कम है, तो उसका रीजन ये नहीं है कि उस पर्टिकुलर भर्ती से आपको कैलकुलेट करना है। आपको टोटल जो डिपार्टमेंट की पोस्ट है उस हिसाब अकॉर्डिंग मान के चलना होगा कि हो सकता है यूआर का ऑलरेडी सीट भरा हो, इस वजह से उनकी सीटें कम आई हो। तो यही होता है, शुरू से यही होता आया है, ये रिजर्वेशन का रूल और रेगुलेशन है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे अगर सीटें कम हैं तो क्या कट ऑफ भी हाई जाएगी? ये जरूरी नहीं होता है, क्योंकि देखिए यूपी ट्रिपल एससी की जब फाइनल कट ऑफ आती है तो उसमें होती है ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग एक चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो यूपी ट्रिपल एससी लागू करता है किस पे? फाइनल कट ऑफ पे। कहां पे? फाइनल कट ऑफ में वो ये चीजें लागू करता है। ठीक है, अब ओवरलैपिंग का सिंपल सा फंडा समझिए कि कोई बच्चा है जिसका मार्क्स ओबीसी कैटेगरी में 60 है डीबी में, ठीक है, यूआर कैटेगरी में कट ऑफ गई हुई है 50 है, तो कोई बच्चा अगर ओबीसी कैटेगरी में 60 मार्क्स पे है डीबी पे, तो जब वो फाइनल कट ऑफ आएगी तो वो ओवरलैप होके कहां चला जाएगा? यूआर कैटेगरी में। यानी कि यूआर कैटेगरी के बराबर यानी 58 के बराबर अगर ओबीसी में बच्चे प्राप्त हैं, ईडब्ल्यूएस में भी बच्चे हैं और एससी कैटेगरी में बच्चे हैं, तो ये क्या होते हैं? ये ओवरलैप होके उस पर्टिकुलर यूआर कैटेगरी में चले जाते हैं। इसी वजह से यूआर कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ हाई चली जाती है, जबकि डीबी में आप देखते होंगे कि यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस की सेम कट ऑफ होती है। तो उसका रीजन ये है कि जो ओबीसी में बेस्ट बच्चा है और जो ईडब्ल्यूएस में बेस्ट बच्चा है और एससी में बेस्ट बच्चा है यानी हाईएस्ट स्कोर वाले जो बच्चे हैं वो यूआर में मूव कर जाते हैं। लेकिन एक कंडीशन इसमें ये होती है कि प्राथमिकता यूआर कैटेगरी के बच्चों को पहले मिलती है। मान लीजिए अगर 60 कट ऑफ गई है तो 60 पे मान लीजिए 10 ही सीट बची हुई है, ठीक है, तो सबसे पहले वो 60 की प्राथमिक 10 सीट पे किसको प्राथमिकता मिलेगी? जो यूआर से फॉर्म भरे थे। मान लीजिए यूआर से फॉर्म भरते पे 10 सीट भर जाती है तो फिर ओबीसी को चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ओवरलैपिंग होती है पर उस पर्टिकुलर नंबर पे जहां पे कट ऑफ बन रही है उसके जो भी एक ऊपर नंबर, 2 ऊपर नंबर, 3 ऊपर, हर जगह सबसे पहले प्राथमिकता यूआर कैटेगरी को दी जाती है, उसके बाद ओवरलैप कराया जाता है। तो ये होता है आपका ओवरऑल ओवरलैपिंग का प्रोसेस। सिंपल सा फंडा है जो यूपी ट्रिपल एससी फॉलो करता है। ठीक है, तो जब ओवरलैपिंग होगी तो आमूनन है कि ओबीसी के बच्चे भी जाएंगे आपके यूआर कैटेगरी में, क्योंकि यूआर कैटेगरी में अच्छी खासी सीट है। ठीक है, तो सीधी सादी बात है कि जो फाइनल कट ऑफ आपकी 1468 भर्ती की होगी
उसमें जो यूआर की कट ऑफ होगी वो ओवरलैपिंग की वजह से आमोनन है कि हाई होगी, वो कम नहीं होगी। ठीक है, तो यूआर की कट ऑफ मान के चलिए 67 से 69 के बीच में रह सकती है। ठीक है, 67 ज्यादा चांसेस है, 69 तो मैं +2 बढ़ा रहा हूं, लेकिन 67 हो सकता है, 66 भी आपको देखने को मिल जाए अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ। ठीक है, लेकिन 67 से 69 होगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी, 69 मैक्सिमम हो गया। ठीक है, मिनिमम 66 67 के बीच अराउंड घूमेगी यूआर कैटेगरी की कट ऑफ। ठीक है, अगर ओबीसी की बात करें तो अब चूंकि बच्चे ओवरलैप होकर ऊपर जाएंगे तो हम उन्होंने की ओबीसी की कट ऑफ यूआर से अपने आप कम हो जाएगी, तो सीटों का कट ऑफ पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, तो ओबीसी की कट ऑफ जो होगी वो मान के चलिए 65 से 67 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, 64 से 66 के बीच में घूमेगी। इसके बाद बात कर लेते हैं शेड्यूल कास्ट का, तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ होगी वो मान के चलिए लगभग 61 से 63 नंबर के आसपास घूमेगी। ठीक है, वही शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी यानी एसटी कैटेगरी की बात करें तो इसकी जो कट ऑफ है ये मान के चलिए 55 से 57 के बीच में ये घूमने के चांसेस हैं। और इसके अलावा एक फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ होती है, फीमेल कैटेगरी की जो कट ऑफ है ये मान के चलिए 62 से 64 के बीच में होती है। ठीक है, अब फीमेल कैटेगरी ओवरलैप होके नहीं जाते हैं। ठीक है, हमेशा केवल जो वर्टिकल रिजर्वेशन होगा यानी कि यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, यही कैटेगरी ओवरलैप होकर यूआर कैटेगरी में जाएगा। जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है जैसे एक्स सर्विसमैन हो गया, जैसे आपका फीमेल कैटेगरी का हो गया, फिर आपका जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का होता है। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी का जो रिजर्वेशन होता है, ये सब ओवरलैपिंग में ऊपर नहीं जाते हैं। ठीक है, केवल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी से ही ओवरलैप होके यूआर कैटेगरी में जाएंगे। तो मैंने आपको डाउट क्लियर कर दिया कि क्या है टोटल रिजर्वेशन का फंडा, कैसे यूपी ट्रिपल एससी रिजर्वेशन का फंडा लगाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी वीपीओ एजीटीए के बच्चों का क्वेश्चन है कि एनओसी क्या होता है और एनओसी कब लगता है, क्या एनओसी की जरूरत डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं एनओसी में एक्चुअली होता क्या है। ये होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, एनओसी को कहा जाता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये किसको इशू कराना रहता है, वो पर्टिकुलर बंदा जो जॉब कर रहा है। ठीक है, जो जॉब कर रहा है उसे एनओसी डीवी में लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी में किस बंदे, कौन सी जॉब वाले बच्चों को एनओसी लगाना है, तो यूपी ट्रिपल एससी में जो गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में जो काम कर रहे हैं उनको आपका एनओसी सर्टिफिकेट एनओसी लगाना होगा, सॉरी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपका लगाना होगा। ठीक, एनओसी की जरूरत केवल उन्हीं लोग को पड़ेगी जो गवर्नमेंट जॉब में है और जो बीपीओ एजीटीए के डीबी में बैठने का प्लान कर रहे हैं, तो वो अपना एनओसी सर्टिफिकेट अप्लाई कर दें। ठीक है, ताकि जिस संस्था में आप काम कर रहे हैं उनकी तरफ से ये हो कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर आप इस एक वीपीओ एजीटीए के डीवी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बैठते हैं, हमारी जॉब छोड़ के उनकी जॉब ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, तो अभी से ही अपना एनओसी के लिए अप्लाई कर दीजिए अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट जॉब में काम कर रहे हैं, तो आपको जरूरत नहीं है डीबी में एनओसी लगाने की। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी प्राइवेट जॉब वालों से एनओसी नहीं लेता है। इसके अलावा कोई जॉब कर नहीं रहा है तो आपको एनओसी की जरूरत ही नहीं है। ये केवल जॉब वालों के लिए ही इशू की जाती है। ठीक है, और उसमें भी स्पेशली यूपी ट्रिपल एससी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए ही अलाउड है एनओसी। ठीक है, तो अभी से अगर आप सेलेक्टेड है बीपीओ एजीटीए के डीबी में तो एनओसी की तैयारी कर लीजिए या अभी से ही अप्लाई कर लीजिए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन था कि रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन में सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहा है, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए। तो देखिए, जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट होता है, ठीक, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट उसमें जो 3 कैटेगरी है, ठीक, 3 कैटेगरी जो है आपकी ओबीसी, एससी और एसटी, इन 3 कैटेगरी का जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है ये कभी का भी मान हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 साल पुराना है तब भी वैलिड हो जाएगा, 5 साल पुराना है तब भी वैलिड हो जाएगा, 3 साल पुराना है तब भी वैलिड हो जाएगा। ठीक है, किन 3 कैटेगरी का, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी का रिजर्वेशन सर्टिफिकेट अगर पुराना भी है तब भी वैलिड मान लिया जाएगा। जबकि आपका जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होती है, ईडब्ल्यूएस, इनका फाइनेंशियल ईयर का माना जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर का, और किस फाइनेंशियल ईयर का आपका मान्य होगा,
तो जिस फाइनेंशियल ईयर में आपकी रिक्रूटमेंट आई होगी, ठीक है, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपकी रिक्रूटमेंट आई होगी, फॉर्म भरवाना शुरू किया गया होगा, उस फाइनेंशियल ईयर का आपका होना चाहिए, ठीक है। और जो लास्ट डेट होगी रिक्रूटमेंट की, लास्ट डेट यानी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी, उसके एक दिन पहले का या उस दिन तक का बना होना चाहिए। अगर रिक्रूटमेंट की लास्ट डेट 22 तारीख है और आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 23 का बना है, लेकिन आपने फॉर्म भर दिया है कि आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में, तो आप अमान्य हो जाएंगे, ठीक है, आपको ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन 22 तारीख लास्ट डेट है और आपने 22 को ही आपका बना हुआ है या 22 से पहले का बना हुआ है, तो और उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का है, तो बिल्कुल आपका मान्य रहेगा, वैलिड रहेगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हर भर्ती में जो छटैया होती है वो इसी कैटेगरी को लेके होती है। ईडब्ल्यूएस के बहुत से बच्चे इनवैलिड हो जाते हैं। अब इनवैलिड का मतलब ये नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाता है, आपको क्या किया जाता है, यूआर कैटेगरी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मतलब अब आप यूआर कैटेगरी में कंपटीशन करेंगे, आपका रिजल्ट अनरिजर्व कैटेगरी में आएगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं। तो ईडब्ल्यूएस के बच्चों को खासकर सावधानी बरतनी है और मैंने बता दिया है कि क्या, कब का और कितने तारीख का होना चाहिए। और आपको बतानी है कि रिजर्वेशन को लेके कि रिजर्वेशन जो है वुमेन साइड का किसका लगेगा। देखिए बहुत सी महिलाएं होंगी, एप्लीकेशन फॉर्म भरी होंगी, उस समय उनकी शादी नहीं हुई होगी, उसके बाद उनकी शादी कंडक्ट हो गई होगी, शादी हो गई होगी, तो वो कहाँ का रिजर्वेशन लगाएंगे, किस साइड का, पति साइड का या फादर साइड का। तो देखिए कोई भी महिला जिनकी शादी हो गई है और उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उससे पहले वो अविवाहित थी, अविवाहित हो गई हैं, फिर भी उनका जो रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट है वो फादर साइड का ही मान्य होगा, ठीक है, पिता के साइड का ही रिजर्वेशन सर्टिफिकेट मान्य होगा, पिता के साइड का ही, चाहे आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपके पिता के साइड का रिजर्वेशन मान्य होगा। तो बहुत सी महिलाओं का क्वेश्चन रहता है कि सर हमारी शादी हो गई, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के समय नहीं थी पर इधर हो गई, जब तक एग्जाम कंडक्ट हुआ, डीबी कंडक्ट होने वाला है, तो हमारा किस साइड का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, तो आपके फादर साइड का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महिलाओं का खासकर। प्रोविजनल क्या होता है, काफी लोग पूछ रहे थे कि प्रोविजनल क्या होता है। तो देखिए प्रोविजनल आपका मेनली डीबी में भी आ सकता है, डीबी में आपका फाइनल रिजल्ट में आता है, जब डीबी कंडक्ट हो जाती है तो फाइनल रिजल्ट में प्रोविजनल लिख कर आता है। तो प्रोविजनल लिखने का मतलब है कि आपके जो डॉक्यूमेंट डीबी में सबमिट किए गए हैं उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स में, जो डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट किए उसमें कुछ में आयोग को थोड़ा डाउट है, ठीक है। जो भी आपका डीबी कंडक्ट हुआ, डीबी के बाद जब आपका रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में लिख के आया प्रोविजनल आपके रोल नंबर के सामने, तो इसका मतलब है कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स पे आयोग को थोड़ा डाउट है। उसमें होता क्या है, आपको बाहर नहीं किया जाता है, आपकी ज्वाइनिंग थोड़ी सी लेट हो जाती है। जो ज्वाइनिंग होती है वो आपकी लेट हो जाती है थोड़ी सी, क्योंकि आपको फिर से बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। फिर से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, आप लोग को मैसेज जो भी आए, ईमेल आए, जो भी आए, उसमें बताया जाएगा किस डॉक्यूमेंट में आपको गलती है, आपको वो डॉक्यूमेंट लेके फिर से अवेलेबल होने का उसका पर्टिकुलर नोटिस आता है कि इस डेट को सारे प्रोविजनल वाले अपने डॉक्यूमेंट लेके अवेलेबल होंगे, फिर से आपका डॉक्यूमेंट रीचेक किया जाएगा और फिर आपको ज्वाइनिंग होगी। तो प्रोविजनल मतलब है कि आयोग को लगता है कि कुछ डॉक्यूमेंट आपके थोड़े से गड़बड़ या किस मिसलीडिंग हुई है या थोड़ा एरर हुआ है, जो भी, क्योंकि बड़ा लंबा डीवी का प्रोसेस होता है तो उसमें थोड़ा एरर हो सकता है, तो उसको कंफर्म करने के लिए कि नहीं ऐसी गलतियां नहीं है एक बार, तो उसके लिए उन जो रोल नंबर होते हैं उनके आगे प्रोविजनल को लगा दिया जाता है। प्रोविजनल मतलब ये नहीं हो गया कि आप बाहर हो गए। 99% जिनका प्रोविजनल आता है वो ज्वाइन जरूर करते हैं, मतलब उनकी ज्वाइनिंग होती है। 1% केस अलग ही है कि मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट वाकई में गड़बड़ है तो फिर आपकी ज्वाइनिंग नहीं कराई जाएगी, ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों का था कि पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर, ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन। तो पुलिस वेरिफिकेशन जो है डीवी के बाद होता है, जब आपकी डीवी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन कंडक्ट कराया जाता है। ये डीवी के बाद का प्रोसेस है। दूसरा, ये आपका प्रोसेस नहीं है, ये क्या करेगा, आयोग की तरफ से कराया जाता है, ठीक है। आयोग खुद आपकी नजदीकी थाना पे कांटेक्ट करेगा और आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालेगा कि कहीं आप पर कोई केस नहीं ना चल रहा है, किसी तरह का लड़ाई झगड़े का मामला नहीं ना चल रहा है, तो वो टोटल काम आयोग का है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो पुलिस वेरिफिकेशन आपको नहीं करवाना है, वो आयोग खुद ही करवाता है, उसको लेके आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। डीओबी को लेके भी है कि डीओबी प्रूफ कौन सी होगी, तो डेट ऑफ बर्थ की जो आपकी प्रूफ होती है, डेट ऑफ बर्थ की, वो आपका 10th की
मार्कशीट होती है, 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट है, यानी कि जो 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ होगा यानी एज होगा, वही आपकी एज मानी जाएगी। ठीक है, अदरवाइज और किसी सर्टिफिकेट का एज मान्य नहीं होगा। जो भी आपका एज प्रूव होता है वो आपका 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होता है। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जल्दी मैं लाइव भी आने वाला हूं तो उसमें आपके क्वेश्चंस के मैं जवाब दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।